सरफराज तुम ठीक तो हो? सरफराज तुम? It's all right, कर्नल। सरफराज मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर आठ साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए हैं। लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं। और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं, तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं, जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं। गुरुंग, मेरी बात नहीं सरफराज, मैंने जिंदगी को पहाड़ की शक्ल में देखा है जिसपे मैं अकेला बिना सहारे चढ़ जाया करता हूं। लेकिन अब मेरे न चाहते हुए भी तुम लोग सब मुझे सहारा देने की कोशिश करोगे, हमदर्दी जताओगे, मगर ऐसी जिंदगी मैं जीना नहीं चाहता। कैंसर का दर्द मैं सह सकता हूं, मगर बेबसी की जिंदगी नहीं। मुझे अफसोस है, इस मिशन को मैं आधे में छोड़कर जा रहा हूं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आई विल मिस यू ऑल। मेजर साहब, आप तो बहुत ही खुदगर्ज निकले। फोन नहीं दिया ना? ठीक है, बदकिस्मती से मैं। नो सर, बदकिस्मती तो मेरी थी जिसे आप जैसे बहादुर का खून नसीब नहीं हुआ। आपका खून पाकर अगर मैं 2 दिन भी जी लेता सर, तो मैं समझता मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली सर। सर
छोड़कर मत जाइए सर, मत जाइए। नहीं ठीक है, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। चलो, फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपना अपना तंबू उखाड़ो, बिस्तरा बांधो और चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साला आ गया। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। वैन लेकर आया हूँ, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। जाओ। किस जुर्म में? गिनो। जुर्म नंबर 1, इलाके में दहशत फैलाना। जुर्म नंबर 2, गांव वालों की जान खतरे में डालना। और जुर्म नंबर 3, किसी शरीफ लड़की के घर में घुस के बैठ जाना। फिजूल बातें मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मैं दिखाऊंगा ही, पहले उससे तो पूछो जिसने शिकायत की है आप लोगों के बारे में। संध्या बेटी, जरा बताओ इनको, बताओ इनको। ये क्या मजाक है संध्या? अरे ऐसा इधर बुला के धोखा करने का? उस दिन हमारी बात हुई, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी। मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर, लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। पापा को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने अब सब में अपने पापा को देखा है। मैं किसी को भी मरते हुए देख नहीं सकती, नहीं देख सकती मैं किसी को भी मरते हुए। इसलिए मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को चिट्ठी लिखी कि आप लोगों को यहाँ से शहर ले जाए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलो 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 भाई, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। चलो। अरे जाना कहाँ है हमें? मैजिस्ट्रेट साहब के पास।